प्यारे साथियों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मुझे एक पेड़ काटने के लिए 3 घंटे का समय दे तो मैं उन 3 घंटों में 2 घंटे का समय अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और बचे हुए 1 घंटे के समय में मैं वृक्ष काट के गिरा दूंगा। अर्थात हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम में काम आने वाले, उपयोग आने वाले हथियार या इक्विपमेंट्स पे धार लगा लेना और उनको तैयार कर लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है इस रसायन विज्ञान की जबरदस्त 1 शॉट क्लास में। मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रसायन विज्ञान। साथियों, यह बात मैंने इसलिए कही कि यदि आप रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप साइंस वर्ग के छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अभी से, इसी क्लास से, इसी समय से आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो कक्षा 11 की रसायन विज्ञान है ये ऐसा हथियार है जिससे आप IIT, जेईई मेंस, नीट जैसे बड़े बड़े वृक्षों को काट सकते हैं। अगर आपने इस पे धार नहीं लगाया, 11 को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप ये जान लीजिए फिर उन पेड़ों को काट पाना आपके बस की बात नहीं है। लाखों बच्चे प्रतिवर्ष तैयारी करते हैं और उन वृक्षों को काटने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है उन्हीं से जो पहले से धार तैयार कर लेते हैं अपने कुल्हाड़ी की, अपने कक्षा 11 की, अपने कक्षा 10 की अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। यदि आप कक्षा 11 में हैं तो आपको ये पहला चैप्टर पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अभी तक आप कक्षा 10 में रसायन विज्ञान के नाम पर सिर्फ 2-3 चैप्टर ही पढ़ के आए होंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका रहा होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके बाद थोड़ा बहुत अम्ल, क्षार, लवण और कार्बन के बारे में आपको बताया गया। लेकिन जैसे ही आप कक्षा 11 में आते हो तो आप पाते हो कि जो कक्षा 10 में छोटी पुस्तक थी और उसी में सब विज्ञान समाहित थी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अब वो कक्षा 11 में आते ही अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा और यहां उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो आइए हम इसकी करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब हम कक्षा 11 की शुरुआत करेंगे तो यहां से हम पढ़ाई को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे और अपने आप को, अपनी सोच को और अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को भी और डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, रसायन विज्ञान में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रसायन विज्ञान में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। इस कक्षा 11 और 12 में कौन कौन सी रसायन विज्ञान की शाखाएं होती है, इन सब से हम शुरू करेंगे और इस वीडियो में इस पूरे अध्याय का अंत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान के भी प्रकार होते हैं, जो कि अभी तक आपको नहीं पता रहे होंगे। सबसे पहले प्रकार की अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे यहां पर मैंने बताया कि पहला, वैसे इनका कोई सीक्वेंस नहीं रखा गया है, तो आप कोई भी पहला दूसरा मान सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जैसे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कार्बन से बने यौगिकों और कार्बन से बने पदार्थों के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। इसके लिए कक्षा 11-12 में आपको अलग से पढ़ाया जाता है, एक अलग से बुक होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बनिक रसायन। इसमें हमें कार्बन से बने तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में पढ़ना है। दूसरी अगर बात करें तो अकार्बनिक, इसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के, यौगिकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना होता है। इसे अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन वह रसायन है जिसके अंतर्गत हमें कई टॉपिक जो कि आपके फिजिक्स के हैं, जो कि आपके भौतिक विज्ञान के हैं, लेकिन वो रसायन विज्ञान से भी रिलेट होते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को हमें यहाँ पे कवर करना होता है। इसको फिजिकल रसायन के नाम से जानते, फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें आपको विलयन हो गया, ठोस अवस्था हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, है ना, इस तरह के तमाम प्रकार के चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। अगर अब मैं बात करूं आगे जैव रसायन, जैव रसायन इसको बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और जैव रसायन में हमें बायोलॉजी में
उपयोग आने वाली जो रसायन विज्ञान है वो सब हम जैव रसायन में पढ़ते हैं, और ये सभी शाखाएं आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलती हैं। फिर औद्योगिक रसायन, उद्योग में काम आने वाले जितने भी रासायनिक प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है कक्षा 11-12 में। फिर उसके बाद बात करें कृषि रसायन, तो कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले रसायनों के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दी जाती है। औषधीय रसायन, औषधि के क्षेत्र में जो भी रसायन काम आते हैं और जिन जिन रसायनों से मिलकर के औषधियाँ बनाई जाती हैं वो भी आपको यहाँ पे कक्षा 11-12 में पढ़ने को मिल जाएगा। वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन में भी आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वैश्लेषिक रसायन के वो आपको यहाँ पे पढ़ा दिए जाएंगे। और अंत में मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको वैदिक रसायन भी यहाँ पे पढ़ा दूंगा, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी मिल जाए। तो ये तो हो गई रसायन विज्ञान की शाखाएं जो हमें कक्षा 11 और 12 में पढ़नी होती है। अब बात करते हैं कक्षा 11 के पहले चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, जिसका नाम है अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। पहला चैप्टर की करने जा रहे हैं शुरुआत। और अब सबसे पहले बात करेंगे कि पहले चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस पूरे क्लास में। तो सबसे पहला अगर मैं टॉपिक की आपसे बात करूं कि इस अध्याय में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान और इसका महत्व। कि रसायन विज्ञान है क्या, इसके महत्व के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इस चैप्टर में दी जाती है। फिर द्रव्य की प्रकृति और इसका महत्व, उसके बाद द्रव्य का गुणधर्म, प्रस्तावना जो कि हमने पहले ही लिख रखा है प्रस्तावना, और आपका रासायनिक संयोजन के नियम, प्रतिशत संघटन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मोल कॉन्सेप्ट, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मापन में अनिश्चितता, और फिर उसके बाद है रस समीकरण, मिति, परिकलन। इतने टॉपिक आपको इस पूरे अध्याय में पढ़ने हैं। घबराइएगा मत, ये अजीब अजीब नाम आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये प्रस्तावना क्या होती है, महत्व, द्रव्य की प्रकृति, ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा। बाबू एक एक चीज, सारी चीजें बहुत प्यार से समझ में आएंगी, धैर्य रखिए। अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। तो साथियों अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। रसायन विज्ञान के इस भाग में, मतलब जो भाग हम कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान के इस भाग में पदार्थों का संघटन, पदार्थों का संघटन बोले तो जैसे मान लो पदार्थ क्या है, इस दुनिया में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। पदार्थ की अगर परिभाषा की बात करें तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है वो पदार्थ कहलाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक बीकर है, मतलब कोनिकल फ्लास्क है, अगर मैं इसको कहूं कि बाबू ये कुछ स्थान घेर रहा है, आप कहोगे हाँ सर स्थान घेर रहा है। इसका कुछ भार है, आप कहोगे हाँ सर इसका कुछ भार है, अर्थात ये क्या है, एक पदार्थ है। तो बस दुनिया में कोई भी वस्तु, जैसे पानी है तो पानी का क्या होता है, पानी देखोगे, ये देखो पानी, ये कुछ स्थान घेर रहा है, हाँ सर इस बॉटल का स्थान घेर रहा है। इसका कुछ वजन है, हाँ सर है, तो ये क्या है, पदार्थ है। इस दुनिया में हवा है, हवा, जैसे मान लो हवा है, हाँ सर हवा कुछ वजन है, सर हवा को वजन तो नहीं देखे, अच्छा देख लोगे, वजन भी देख लोगे, गुब्बारे में भर के देखना, तो हवा का वजन प्लस हवा है, गैस है ना, स्थान घेरती है, हाँ सर इस पूरे कमरे में कुछ भी अगर हटा दोगे कुछ नहीं रहेगा तो गैस रहेगी, अर्थात गैस स्थान घेरती है, तो ये क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान के इस भाग में हम पदार्थों का संघटन, संघटन का मतलब होता है ये बना कैसे, ये पदार्थ बना कैसे है, किन किन चीजों से मिलकर के बना है, अर्थात इस पदार्थ को हम तोड़ तोड़ के समझने वाले हैं। इस पदार्थ का जो संघटन है, ये पदार्थ की बनावट कैसी है, ये पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बना है, चाहे वो ठोस हो, गैस हो, द्रव हो, कुछ भी हो, इन सभी पदार्थों के संगठन के बारे में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ संगठन ही नहीं अपितु संरचना, संगठन मतलब किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है, संगठन का मतलब, संरचना का मतलब हो गया कि किस प्रकार बना है, इसकी संरचना कैसी है ना, स्ट्रक्चर। तो पहले तो किन चीजों से मिलकर बना है, फिर कैसे बना है ये भी जानेंगे, और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। गुण मतलब कि पहले तो किन चीजों से मिलकर बना, फिर किस प्रकार बना, फिर इसके गुण कैसे हैं, ये बहने वाला गुण है या फिर कहीं भी रख दो तो सख्त हो गया, मतलब ठोस वाला गुण है, इसके गुणों का भी हम अध्ययन करते हैं। इन गुणों को पदार्थ के अवयव, परमाणु तथा अणुओं के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब इन गुणों का हम अध्ययन कैसे करेंगे, वो पदार्थ, जिस पदार्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं परमाणु अणुओं से मिलकर के बना है, तो उन्हीं के गुणों के आधार पर हम करते हैं।
रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान क्या है? ये परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है, ठीक है। और रसायन विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो लेवोसियर को कहा जाता है, एंटोनी वॉन लेवोसियर, जिन्होंने रसायन विज्ञान के बारे में या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की और बहुत ढेर सारे प्रयोग किए, इसीलिए उनको रसायन विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आपने कक्षा 10 में बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत ढेर सारी चीजें, पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, पदार्थ क्या होता है, इन सब मतलब सारी चीजें बहुत विस्तार से पढ़े होंगे। लेकिन हम आज आपको कुछ बहुत विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बाबू पदार्थ क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना पदार्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके, अभी मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या, अभी मैंने आपको बताया था साथियों पदार्थ क्या है ना। तो आओ, पदार्थ वो है हर वह वस्तु, हर वह वस्तु, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है, भार होता है, वह पदार्थ कहलाती है। कोई भी वस्तु हो, पदार्थ कहलाती है। हर वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था। जैसे आपका हो गया बीकर हो गया, है ना, बीकर जैसे मैंने तुमको दिखाया था, है ना, पानी हो गया, है ना, कोई भी चीज़ ले लो, ये मान लो पेन हो गया, पेन भी क्या है एक, हाँ, मनुष्य को भी ले लो, मनुष्य भी एक पदार्थ है ना, है ना, गैस ये भी एक पदार्थ है, कोई भी गैस हो गई, जैसे ऑक्सीजन गैस है ना, कोई भी गैस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं। और ETC मतलब इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु जो तुम देख रहे हो वो सबका सब पदार्थ कहलाती है। अब बात करेंगे इस पदार्थ का वर्गीकरण। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या करेंगे साथियों, पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम कर रहे होंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। क्या करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। अर्थात सर देखो, हम ये बात तो जान गए कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे मैं हूं, मैं कुछ स्थान घेर रहा हूं, हाँ सर, और मेरा कुछ वजन है तो मैं पदार्थ हूं। तो दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ होती है। अब दुनिया में हर वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है, सबके पास ये गुण है, या तो वो स्थान घेरती है या तो उसमें भार है। सभी वस्तुओं को हम देख रहे हैं सर, सब पदार्थ है। तो इतना ढेर सारा जब पदार्थ हो गया तो सबका अध्ययन करना अब मुश्किल हो गया। तो सबके अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। अब जब हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें, सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब बात यह है कि सर भौतिक वर्गीकरण क्या है और रासायनिक वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब पदार्थ का अगर मैं भौतिक वर्गीकरण की बात करूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जो पदार्थ है, पदार्थ को हमने क्या किया, दो भागों में बांटा। जो पदार्थ है हमने इसका पदार्थ का वर्गीकरण किया। पदार्थ का वर्गीकरण क्या किया, वर्गीकरण, वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण कैसे करेंगे, वर्गीकरण के लिए हमें आधार चुनना होता है। क्या चुनना होता है, आधार। जैसे मान लो सपोज दैट एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, लेकिन सभी 200 छात्रों को एक साथ पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों,
क्योंकि कोई 5 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 19 साल का है, तो सबकी बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग हैं और सब अलग अलग क्लास के विद्यार्थी हैं, सबको एक साथ बैठा के नहीं पढ़ा सकते। हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर लेते हैं कि भैया इनमें से जो 8 साल तक हैं वो इस क्लास में बैठ जाएं, जो 10 साल तक हैं वो इस क्लास में बैठ जाएं, जो 15 साल तक हैं इस क्लास में बैठ जाएं, जो 5 साल वाले हैं वो एक में बैठ जाएं। हमने उम्र के हिसाब से सबको बांट दिया क्लास में, है ना, अलग अलग क्लास में। अब हम आसानी से सबको पढ़ा सकते हैं जो जिस उम्र का है। तो हमने क्या किया, कक्षा के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, उम्र के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। उसी प्रकार पदार्थ की अगर बात करें तो हम इसका जब वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार से कर देते हैं। एक तो भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब बात आती है कि सर भौतिक वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जो भौतिक वर्गीकरण है और जो रासायनिक वर्गीकरण है इनमें फर्क है। भौतिक का मतलब होता है, भौतिक का मतलब होता है कि भाई वो किस तरह दिख रहा है, स्पष्ट। जैसे मान लो हम किसी भी चीज को देखें कि भाई ये तो बह रहा है, ये पानी है, ये बहने वाला गुण दिख रहा है हमें सीधा सीधा, तो ये इसका भौतिक वर्गीकरण हो गया। हम इसको सूंघ लिए और सूंघ के बता दिए इसमें खुशबू है, ऐसी है, ये इसका भौतिक वर्गीकरण हो गया। हम इसका रंग देख लिए और बता दिए लाल है, पीला है, गुलाबी है, तो ये इसका भौतिक वर्गीकरण हो गया। भौतिक वर्गीकरण मतलब हम ऊपर से देख करके बता सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि रासायनिक वर्गीकरण का मतलब हुआ कि भाई साहब ये बना कैसे है। अगर ये पानी है तो ये पानी किन अणुओं से मिलकर के बना है, किन परमाणुओं से मिलकर के बना है, इसके बहुत डीप जाकर के जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। जैसे मेरी शकल तुम देख लो कि मैं गोरा हूं, ये भौतिक वर्गीकरण है। मेरे में से कैसी स्मेल आ रही है, ये भौतिक वर्गीकरण है। मेरी लंबाई कितनी है, ये भौतिक वर्गीकरण है। मेरा वजन कितना है, ये भौतिक वर्गीकरण है। मैं सख्त हूं, मुलायम हूं, ये भौतिक वर्गीकरण है। ये भौतिक वर्गीकरण हो गया। अब मैं गोरा कैसे हुआ, ये रासायनिक वर्गीकरण है। मेरे अंदर ये जो शरीर बना है किन चीज से मिलकर के बना है, ये रासायनिक वर्गीकरण हो गया। इस शरीर की एक एक कोशिकाओं को निकालकर या इस मांस को निकाल करके ये पता करना कि ये है क्या, ये इसमें किसके परमाणु हैं, ये आपका रासायनिक वर्गीकरण हो गया। तो इस तरह से हम पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे, एक बाह्य गुणों के आधार पर मतलब भौतिक गुण, एक आंतरिक गुण जिनको रासायनिक गुण कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण। जब भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, या तो ठोस, या तो द्रव, या फिर गैस। 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। तो भाई साहब जब भौतिक वर्गीकरण की बात करें, अब हम थोड़ा सा और विस्तारित रूप में आ रहे हैं और अब आपको बहुत प्यार से एक एक चीजें समझाना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझते जाइएगा। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का जब भी भौतिक वर्गीकरण की बात होगी तो इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में। पहला आपका ठोस, ठीक है, जिसको सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा ना ये, इसको छोटा ही रखते हैं, ठोस। दूसरा आपका द्रव, जिसको लिक्विड कहते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा हो गया गैस, ठीक है, जिसको गैस अंग्रेजी में भी कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया। अब आते हैं और थोड़ा विस्तारित चर्चा करते हैं। चलो अब यहां आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहली बात, अब मैं तुमको तुम्हारा परिचय कराता हूं सबसे पहले द्रव्य से। किससे, क्योंकि किसका भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं, पदार्थ का। तो पहले पदार्थ की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर इसके भौतिक वर्गीकरण में आते हैं। तो पदार्थ की सबसे पहले बात करें, ध्यान से देखना। संपूर्ण ब्रह्मांड, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये द्रव्य, जिसको मैटर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, याद रखना। ये जो आपका पदार्थ है, पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है, मैटर कहते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, तुम आकाश की तरफ अपना सिर उठा करके देखो, आपको ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड किससे बना है।
तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैटर यानी द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर भी कहते हैं, हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन कभी मत रखना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य या मैटर तथा ऊर्जा जिसे एनर्जी अंग्रेजी में कहते हैं, इन दोनों से मिलकर के बना है। किनसे किनसे? पहली बात तो पदार्थ से मिलकर के बना है, और दूसरी बात ऊर्जा से मिलकर के। ये जितना भी हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये सब कुछ दो चीजों से मिलकर के बना है। किससे किससे? पदार्थ से और ऊर्जा से। समझ गए? अब आगे आ जाओ। द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। जो पदार्थ है वो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला क्या है? कारक है। मतलब मेन यही है जो पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है। इसकी नींव रखने वाला कारक द्रव्य ही है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। मतलब ये पदार्थ ही है। अगर इस ब्रह्मांड से हम पदार्थ हटा दें तो सोचो क्या बचेगा? ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार है। अगर इन सबको हटा दिया जाए तो कल्पना करो दुनिया कैसी होगी। सोचो, अपने अगल बगल से सोचो, सारी चीजें गायब कर दें। क्या सारी चीजें? सिर्फ पदार्थ गायब कर दें। अब पदार्थ गायब हुआ यानी दुनिया, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी ठोस वस्तुएं हैं सब गायब। इस पूरे ब्रह्मांड से जितना पानी है सब गायब। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी गैस है सब गायब। यानी ठोस, द्रव, गैस, किसी भी तरह की कोई वस्तु ही ना बची। अब तुम हटा दिए पदार्थ तो फिर ब्रह्मांड बचा कहां? ब्रह्मांड भी खत्म, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से ही मिलकर के बना है। तो पहला हो गया पदार्थ, इसका मतलब मेन कारक है। जबकि ऊर्जा इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। तो पदार्थ तो वो हो गया जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और ऊर्जा जिस कारण से ये ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये कैमरे में तुम मुझे देख रहे हो, तुम कॉपी में लिख रहे हो, ये हाथ तुम्हारी एनर्जी है ना, काम कर रही है। तुम मिसाइल बना रहे हो, क्या है उसके अंदर? ऊर्जा है। तुम्हारे पास पेट्रोल है, उससे तुम एनर्जी लेकर के वाहन चला रहे हो। अगर ऊर्जा ना हो तो ये सब यहीं पड़ा रह जाए, एकदम स्थूल बन के पड़ा रह जाए, किसी काम का ना रह जाए, है ना। तो पहली चीज हो गया ब्रह्मांड में पदार्थ, जिससे ही पूरा ब्रह्मांड बना। और इसे संचालित करने के लिए इसमें दूसरा जो कारक आया वो आई ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। अब द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के होता है। अब ये जो पदार्थवा है ना, जो पदार्थ है ये किससे बना है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ किससे मिलकर के बना है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण परमाणु तत्व में, आयन में, आयनिक यौगिकों में, मतलब आयन आयनिक यौगिकों में, अथवा अणु यौगिक में हो सकते हैं। अर्थात यहां से फिर से समझना, द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। यानी जो आपका पदार्थ है ना, पदार्थ, इस पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण कैसे हुआ? अब इसके निर्माण की बात करते हैं कि ये बना कैसे, ये पदार्थ हुआ इस पृथ्वी पर बना कैसे। पहले हम इसकी चर्चा कर लें, है ना बाबू, समझे? इस पदार्थ का, इस द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबू बहुत समय पहले, तुम ऐसा सोचो, बहुत समय पहले एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। अभी आगे पढ़ोगे। डाल्टन, उनके पास कोई काम नहीं थे। कहानी सुनाते तुमको। उनके पास कोई काम नहीं था, घर पे बैठे थे शांति से। बैठे बैठे उनके दिमाग में कुछ उपाय सूझा। वो एक पत्थर का टुकड़ा ले लिए। क्या लिए? पत्थर का टुकड़ा ले लिए। टुकड़ा। अब एक बात बताओ, पत्थर क्या होता है? पत्थर एक तरह से, अगर तुम पत्थर के टुकड़े को देखो तो पत्थर का टुकड़ा क्या है? स्थान घेरता है, बिल्कुल। इसमें भार है, आप कहोगे बिल्कुल सर। अर्थात ये पत्थर का टुकड़ा एक पदार्थ हो गया। क्लियर? अब इस पदार्थ को उन्होंने तोड़ना शुरू किया। तोड़ते गए। उनको मजा आने लगा। वो दौड़ के गए, पूरे घर की कमरा, खिड़की, दरवाजा सब बंद कर लिए, और तोड़े। तोड़ते इसको इतना छोटा कर डाले कि अब ये दूसरे भागों में नहीं बांटा जा रहा था, है ना। इसको दूसरे भागों में जब नहीं तोड़ा जा रहा था तो डाल्टन ने इसे कह दिया परमाणु। ठीक है, परमाणु। तो जो पत्थर का टुकड़ा था वो क्या था? पदार्थ। और ये जो सबसे छोटा टुकड़ा क्या है? ये परमाणु।
तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, है ना, किसका, पदार्थ का, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हुआ, परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हो गया, परमाणु, क्योंकि वो क्या था, पदार्थ था, वो ईटा, वो पत्थर का टुकड़ा एक पदार्थ था, उसको तोड़े 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 इतना छोटा कर दिए कि अब वो टूट ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा भैया ये सबसे छोटा कण है, उसी को उन्होंने नाम दे दिया परमाणु का। क्लियर। अब इनसे भी पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, सबसे पहले उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। माफ कीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो में उन पर लाऊंगा, छोटा सा 15-20 मिनट का या 1 घंटे का, जिसमें मैं महर्षि कणाद के बारे में आपको बताऊंगा, वैदिक रसायन के नाम से उस वीडियो को दूंगा। तो यहां पर मैं उनकी चर्चा थोड़ा सा नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक 1 शॉट लेक्चर है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो देता हूं। ठीक, तो इतना समझिए कि डाल्टन ने कहा कि पदार्थ जो है ना, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहते हैं। अब ये जो पदार्थ है बाबू, अब ये जो पदार्थ है ना, ध्यान से सुनना, अब ये पदार्थ किन रूपों में हो सकते हैं, किन रूपों में, जैसे यहां पे बताया गया, कहां बताया गया, ध्यान से देखना, यहां पे बताया गया, ओहो कहां थे हम लोग, हाँ, मैंने कहा कि द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, ये कण परमाणु तत्व में। अब मान लो अगर तुम कोई तत्व ले लिए, मान लो कोई तत्व ले लिए, जैसे मान लो कोई तत्व ऑक्सीजन ले लिए, है ना, कोई ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन ले लिए, कोई भी एक तत्व ले लिए, तो वो तत्व किन से मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर। किससे, परमाणु से। तो अगर कोई तत्व है तो उसमें क्या होंगे, छोटे कण, परमाणु होंगे। यदि कोई यौगिक हुआ तो उसमें छोटे कण क्या होंगे, यदि कोई यौगिक हुआ, है ना, जैसे आपका जल हो गया, जल एक यौगिक है, तो जल का जो छोटा कण होगा वो क्या होगा, उसमें अणु के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, अणु के रूप में होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई आयनिक यौगिक हो गया, आयनिक पदार्थ हो गया, आयनिक पदार्थ हो गया, है ना, तो आयनिक पदार्थ में छोटा कण किस रूप में जाना जाएगा, आयन के रूप में जाना जाएगा, आयन के रूप में जाना जाएगा। इतनी बात याद रखना, ठीक, इतनी बात आपको छोटा सा याद रख लेना है। तो कुल मिलाकर उन्होंने बताया, मतलब वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर के बना है। इस पदार्थ को संचालित करने के लिए, इस पदार्थ को कार्य करने के लिए एक दूसरा कारक भी है, ऊर्जा। तो ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीजों से मिलकर के हुआ, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। अब ये पदार्थ बना कैसे है, तो पदार्थ बना है छोटे छोटे कणों से मिलकर के। ये कण क्या हो सकते हैं, या तो ये परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के पूरा मतलब पदार्थ बना है, जिनको हम परमाणु, अणु या आयन कह सकते हैं, उन कणों को। अब आगे चलते हैं और कुछ कहानी के बारे में जानने के लिए। अब देखो, ये जो कण है ना, ये एकाकी नहीं है, मतलब अकेले नहीं है। ये जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, ये अकेले नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे द्रव्य के घटक में असंख्य घटक कण होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि मान लो कोई एक पदार्थ है, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि ये पदार्थ है, इस पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होगा, सबसे छोटा कण क्या है, सबसे छोटा जो कण होगा, सबसे छोटा कण क्या होगा, तो भाई आप कहोगे कि सर किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या तो परमाणु होगा, है ना, या फिर अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर हमने पदार्थ में तत्व लिया है तो परमाणु होगा, अगर यौगिक कोई ले लिया है तो उसमें हमें अणु मिल जाएगा, अगर कोई आयनिक पदार्थ लिया है तो उसमें आयन मिल जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका सबसे छोटा कण क्या हो गया, परमाणु हो गया। अब एक बात बताइए, क्या इस पदार्थ में जो ये छोटा कण परमाणु है, क्या अकेला एक परमाणु से ये पदार्थ बना है? नहीं, एक पदार्थ को बनने के लिए असंख्य परमाणु लगते हैं। एक पदार्थ को बनने के लिए असंख्य, एक परमाणु नहीं होता, असंख्य परमाणु जब आपस में मिलते हैं
तब एक पदार्थ का निर्माण होता है। कितने पदार्थ का? असंख्य परमाणु मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो भैया इस बात को नोट कर लो कि पदार्थ का निर्माण असंख्य छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पदार्थ ले लो, सपोज दैट पानी ही ले लो या ये पेन ही ले लो। इस पेन में जब इस पेन को तोड़ोगे तो इसका जो सबसे छोटा कण मिलेगा उसको तुम क्या कहोगे? परमाणु या अणु या आयन, तीन में से कोई एक नाम दे दोगे। ठीक। अब क्या इस पूरे पेन में वो अकेला एक रहेगा? नहीं सर, उस तरह के हजारों लाखों करोड़ों अरबों जब परमाणु मिले होंगे तब जाके कहीं ये पूरा पेन बना होगा। मतलब छोटे छोटे कण जब आपस में मिल गए तब कहीं जाकर के ये पूरा पेन बना, है ना। तो अगर ये एक पेन पदार्थ है तो ये पदार्थ कैसे बना होगा? तो पदार्थ का निर्माण असंख्य छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के होता है। असंख्य छोटे, एक दो नहीं, असंख्य। कितने कण? असंख्य घटक कणों से होता है। इनको कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल कहते हैं। तथा इन कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतरकणीय बल इन्हें एक विशिष्ट भौतिक अवस्था प्रदान करते हैं। अब ध्यान देना, अब किनसे हुआ? अब छोटे असंख्य कणों से मिलकर के एक पदार्थ बना। अब ये जो कण है ना, अब जो ये कण है, अब ये कणों के मध्य, ध्यान से सुनना, इन छोटे कणों के मध्य, इन छोटे कणों के मध्य इन छोटे कणों के मध्य अंतरकणीय बल कार्य करता है। अंतरकणीय बल कार्य करता है। अंतरकणीय बल कार्य करता है, जिसके कारण इनकी भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। इनकी भौतिक अवस्था बनती है। इनकी भौतिक अवस्था बनती है। मतलब कोई भी पदार्थ छोटे असंख्य कणों से मिलकर के बना है, पहली चीज। अब सोचो ये असंख्य कण आपस में जुड़े कैसे होंगे, आपस में मिले कैसे होंगे? इनके बीच में कोई ना कोई तो बल कार्य कर रहा होगा। यही बल के कारण इनको भौतिक अवस्थाएं प्रदान होती हैं। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे ठोस, जैसे द्रव, जैसे गैस, ये भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो कोई भी पदार्थ, अगर मान लो ये पेन ठोस अवस्था में है तो किस कारण से है? इनके जो छोटे कण हैं इस पेन के, उनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है, जिस कारण से ये ठोस अवस्था में है। अगर ये पानी लिक्विड द्रव अवस्था में है तो क्यों है? क्योंकि इस पानी के जो छोटे कण हैं उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो ठोस की अपेक्षा कम होगा, इसलिए ये पानी के रूप में है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। समझे? तो मैंने क्या बताया? तथा इन कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतरकणीय बल इन्हें एक विशिष्ट भौतिक अवस्था प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले द्रव्य, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ, तीन सामान्य भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में होते हैं। तो पृथ्वी पर तीन भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे यहां पे देखो, जैसे पृथ्वी पर पाई जाने वाली द्रव्य तीन सामान्य भौतिक अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस, जो कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जिनको हमें पढ़ना था। अब आते हैं, सबसे पहला सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका गैस। ये कैसे सॉलिड मतलब ठोस कैसे ठोस बना? ये सख्त क्यों हुआ? द्रव बहने वाला कैसे बना? और ये जो गैस है ये उड़ने वाली कैसे बनी? इनके पीछे का कारण जानते हैं कि ये भौतिक अवस्थाएं अलग अलग आई कैसे। अब ध्यान से सुनो,
पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। कौन सा? ऐसे पदार्थ जो बहने वाले थे उनको कहा गया कि इनको अलग कर लो, और ऐसे पदार्थ जो बहने वाले नहीं थे उनको अलग कर लिया गया। तो हवा बहने वाली होती है, पानी बहने वाला होता है, तो इनको अलग कर लिया गया। और ठोस बहने वाला नहीं होता तो उसको अलग कर लिया गया, है ना। तो ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? दृढ़। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें बहने का गुण नहीं होता। जबकि द्रव तथा गैस को संयुक्त रूप से तरल कहा जाता है। ठीक है, द्रव को भी तरल कहते हैं और गैस को भी तरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में बहने का गुण पाया जाता है। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार की भौतिक अवस्थाएं पाई गई, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें से ठोस को दृढ़ कहा गया क्योंकि इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि गैस और पानी यानी द्रव को, इन दोनों को तरल कहा गया क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात में और ध्यान से समझते हैं। अब ये भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक कौन थे, अब इन पर आते हैं। ताप तथा दाब की दी गई दशाओं में पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं दो विपरीत कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। मतलब कौन सा पदार्थ ठोस होगा, कौन सा पदार्थ द्रव होगा, कौन सा पदार्थ गैस होगा, ये दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक कणों, ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना है, तो इन कणों के बीच में काम आने वाला बल पहला कारक है, जिसको अंतरकणीय बल कहते हैं। और दूसरा कारक है तापीय ऊर्जा, मतलब टेम्परेचर, ताप, तापमान। इन दो कारक पर निर्भर करता है कि कौन ठोस रहेगा, कौन द्रव रहेगा और कौन गैस रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पदार्थ है, क्या है? पानी। तुम्हारे पास एक पदार्थ है पानी। ये पानी कैसे बना होगा? दिमाग लगाओ। ये पानी कैसे बना होगा? ये पानी कैसे बना होगा? ये पानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, क्योंकि ये पानी क्या है? पदार्थ की अवस्था है। ये पानी क्या है? पदार्थ है ना। ये पानी क्या है? ये पानी क्या है? पदार्थ है। अब ये पदार्थ कैसे बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। तो मान लो ये पानी के जो निर्माण हुआ, इन किन से हुआ? छोटे छोटे कणों से मिलकर के। बिल्कुल। लेकिन ये बहता क्यों है? पहला क्वेश्चन। दूसरा सर, मेरे पास पानी भी है, एक तो पानी हो गया, दूसरा ठोस हो गया। ठोस, पानी को हम क्या कहते हैं? द्रव। अब ठोस भी क्या है? पदार्थ है। ठोस भी क्या है? पदार्थ है। अब ये जो ठोस पदार्थ है बाबू, ये किससे बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर। किससे बना होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। लेकिन ये सख्त क्यों है, दृढ़ क्यों है? ये कारण एक दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, हमारे पास एक गैस पदार्थ भी है। गैस पदार्थ भी है। और ये गैस पदार्थ भी किससे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। लेकिन ये गैस पदार्थ फैला हुआ क्यों है? ये तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। अब तीनों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की। पानी अगर देखें तो ये एक पदार्थ है, ठीक है, जो कि हम द्रव के रूप से जिसे हम जानते हैं। इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तुम जो पानी के पार्टिकल हैं, जो पानी के कण हैं, इनके बीच में देखोगे तो एक कण और दूसरे कण के बीच में स्थान पाया जा रहा है। ये कण आपस में चिपके हुए नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा स्थान पाया जाता है। तो पहले कारण ये है कि कणों के मध्य अंतरकणीय कणों के मध्य अंतरकणीय स्थान पाया जाता है। अंतरकणीय स्थान पाया जाता है। तो पहली चीज हमने क्या देखा कि जो जल के
जल किससे बना है? जल एक पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान घेर रहा है, इसमें वजन है, तो ये एक पदार्थ है। किससे बना होगा? छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होगा। इन छोटे कणों के बीच में क्या है? थोड़ा सा अंतरकणीय स्थान है, अंतरकणीय, ठीक है, अंतरकणीय। कैसा है? अंतरकणीय। थोड़ा सा अंतरकणीय इनके मध्य क्या है? स्थान है। क्या है बाबू? अंतरकणीय स्थान है। और इतना ही नहीं, इन कणों के बीच में थोड़ा सा बल भी कार्य कर रहा है। ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं, खींच भी रहे हैं। मतलब पहले तो कणों के बीच में स्थान भी है और कणों के मध्य अंतरकणीय बल भी कार्य कर रहा है। कणों के मध्य अंतरकणीय बल कार्य कर रहा है। बल कार्य करता है। कणों के मध्य क्या है? अंतरकणीय बल कार्य कर रहा है। मतलब ये जो पानी के कण हैं, इनके बीच में एक बल कार्य करता है, जिस कारण से पास पास रहते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा स्थान रहता है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा स्थान रहता है, जिस कारण से ये एकदम से चिपकते नहीं है। इसी कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए बहते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? अंतरकणीय बल कार्य कर रहा है। बल कार्य करेगा तो ये एक दूसरे को खींचे रहेंगे। हाँ, अंतरकणीय बल इनको एक दूसरे के पास रखता है, अंतरकणीय स्पेस मतलब स्थान इनको चिपकने नहीं देता। यही कारण है कि जल के अणु दूर दूर नहीं होते तो गैस के जैसे फैल नहीं पाते, क्योंकि इनके बीच में कण अंतरकणीय बल कार्य कर रहा है जो कि इनको बांधे हुए है। और इनके बीच स्थान होने के कारण ये एकदम से चिपक नहीं पाते कि ये ठोस जैसे बन जाए, नहीं तो ये एकदम चिपक सकते हैं और ये ठोस जैसे बन सकते हैं। तो दोनों कारण हो गए। पहला कि इनके बीच में स्थान है, जिस कारण से ये एक दूसरे से एकदम से नहीं चिपकते बल्कि थोड़ा सा दूरी में रहते हैं, और बल भी कार्य कर रहा है तो एक दूसरे को छोड़ के जा भी नहीं सकते। और यही कारण है कि ये इधर उधर ढरकते रहते हैं। जैसे आपको अगर यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा हो, और ये पानी कैसा दिखाई दे रहा है? लुढ़कता हुआ इधर उधर। जैसे ये देखो, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन इधर उधर खिसकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब बात आती है कि सर हम कैसे पता करें कि इनके कणों के मध्य बल कार्य कर रहा है? तो कणों के मध्य बल कार्य करने का एक तुमको ट्रिक बताता हूं। घर पे जाना, बाल्टी ले लेना और पानी डालना यहाँ से। जब यहाँ से पानी डालोगे तो दो धार अलग अलग गिरनी चाहिए। ध्यान से देखना, तुम्हारी ये उंगली है, जब यहाँ से पानी डालोगे तो पानी की एक धार इस तरफ गिरनी चाहिए, एक धार उस तरफ गिरनी चाहिए। लेकिन जब तुम पानी डालते हो तो तुम क्या देखते हो? ये देखो, ये पानी ऊपर से आया लेकिन नीचे एक ही धार बना करके गिर रहा है। देखो, इसे अलग अलग गिरना चाहिए, लेकिन ये एक ही धार बना करके नीचे फिर गया, जुड़ गया आपस में, और एक ही धार बना करके आ रहा है। जबकि मैंने उंगली के बीच में डाला था, ये उंगली थी, मैंने बीच में यहाँ पे पानी डाला तो अलग अलग गिरना चाहिए, लेकिन दोनों पानी आपस में जुड़ के एक ही धार बना के गिर रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जल के अणुओं के मध्य बल कार्य करता है। जबकि अगर तुम बालू ले आओ या और कुछ सरसों का दाना ले लो, ऊपर से यहां से डालोगे तो आधा इधर गिरेगा, आधा उधर गिरेगा, वो आपस में नहीं जुड़ेगा, है ना? तो जल के अणुओं के मध्य बल कार्य करता है, जिस कारण से ये पास पास रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्थान होता है, इस कारण से चिपकते नहीं है। तो ये आपके जल के अणु हो गए। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जल के अलावा ठोस की, तो ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कणों के मध्य, कणों के मध्य स्थान, जिसको अंतरकणीय स्थान कहते हैं, कणों के मध्य अंतरकणीय स्थान, अंतरकणीय स्थान नगण्य होता है। नगण्य, नगण्य का मतलब ना के बराबर या नहीं, नहीं होता, नगण्य होता है या फिर नहीं होता है। तो इनके बीच में स्थान नहीं होता। ये आपको दिख रहा होगा बॉल, लेकिन हकीकत यह है कि इनके बीच में स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या? कणों के मध्य, कणों के मध्य अंतरकणीय बल, अंतरकणीय बल प्रबल रूप से कार्य करता है, प्रबल रूप से कार्य करता है, कार्य करता है।
प्रबल रूप से कार्य करता है। अब ध्यान से देखो, अब ये इसके कणों के बीच में स्थान नहीं है, थोड़ा भी स्थान नहीं है, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, थोड़ा भी स्थान नहीं है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम से चिपके हुए हैं। तो जब एकदम से चिपक गए तो भैया आप बताओ, इनके बीच में थोड़ी सी जगह ही नहीं तो क्या ये हिलडुल सकते हैं? नहीं हिलडुल सकते। कहीं आ जा सकते हैं? नहीं आ जा सकते। क्यों? क्योंकि एक कण दूसरे कण से एकदम सट गया, एकदम चिपक गया, एक दूसरे को पकड़ लिया। अब इसमें बहने का गुण खत्म, अब ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, एक दूसरे से कण एकदम से चिपक गए। तो अंतरकणीय बल बहुत ज्यादा है, ये बहुत जोर से चिपके हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि इनके बीच में स्थान है ही नहीं, जिस कारण से ठोस सख्त हो जाता है। अब तुम ठोस को टच करोगे ना, जैसे ये पेन, इस पेन के जो छोटे छोटे परमाणु हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल कार्य कर रहा है, एकदम से चिपके हुए हैं आपस में, और उनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि वो इधर उधर जा सकें। इसी कारण से एकदम सख्त हो जाता है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे को एकदम चिपके रहते हैं। ठीक है, तो भैया कणों की वजह से निर्धारण हुआ। अब बात करते हैं तीसरा, गैस। गैस के साथ क्या होता है? अब अगली बात करें अगर गैस पदार्थ की, तो गैस के केस में क्या है? गैस पदार्थ की तुम बात करोगे, गैस पदार्थ, अगर तुम गैस पदार्थ की बात करोगे तो गैस पदार्थ में तुम पता क्या पाओगे? कणों के मध्य, कणों के मध्य स्थान, कणों के मध्य स्थान अधिक पाया जाता है, पाया जाता है। कणों के मध्य स्थान बहुत अधिक पाया जाएगा, ठीक है, गैस में, परंतु कणों के मध्य, कणों के मध्य अंतरकणीय बल, अंतरकणीय, अंतरकणीय बल नगण्य होता है, नगण्य यानी नहीं के बराबर, हाँ, होता है। ठीक, अब जो गैस के पार्टिकल हैं, जो गैस के कण हैं, इनके कणों के देखो दूरी बहुत ज्यादा दूर दूर है एक दूसरे से, और इनके बीच में बल बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा। अब एक यहां घूम रहा है, एक यहां घूम रहा है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्थान है, बल कार्य ही नहीं कर रहा कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचें, तो कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा। और यही कारण है कि जब तुम गैस की बात करते हो, ये देखो, तो ये देख रहे हो गैस का पार्टिकल क्या है, दिख रहा है तुमको? इसके कण क्या हैं? कहीं जुड़े? नहीं जुड़े। कैसे कण हैं ये? इधर उधर भागने वाले। ये सारे के सारे कण क्या करते हैं? सिर्फ इधर उधर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य बिल्कुल भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता कि ये पास आ सके। इनके कणों के मध्य इतना ज्यादा स्पेस होता है कि आप सोचो, इस छोटे से बॉटल से निकलने वाली गैस, मान लो स्प्रे ही ले लो, वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है, कहीं भी फैल सकती है, कितना भी दूर जाके फैल सकती है, इसका कोई आयतन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि, इतना समझ लीजिए कि जो गैस है इसमें बहने का गुण और फैलने का गुण इसलिए पाया जाता है कि इनके कणों के मध्य अंतरकणीय बल शून्य होता है, बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, और इनके बीच में स्थान बहुत ज्यादा होता है। अब हम तीनों चीजें समझ गए सर जो ठोस है इसके कणों के बीच में बल बहुत ज्यादा कार्य करता है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिस कारण से ये सख्त हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। सर अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव के बीच में बल कार्य करता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम अंतरकणीय बल कार्य करता है, और थोड़ा सा स्थान भी पाया जाता है, इसीलिए ये बहता रहता है, लेकिन फैलता नहीं है। वहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो सर इनके बीच में स्थान बहुत ज्यादा है, दूर दूर कण रहते हैं और पास आना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके बीच में बल ही नहीं कार्य करता। तो सर हम ये तीनों चीजें अब अच्छे तरीके से समझ गए। अगर आप ये तीनों चीजें राजन अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आप मुझे कुछ बता भी दीजिए। चलिए फिर, चलिए बताइए। एक मिनट रुकिए, एक सीट भरवा लेता हूं मैं आपसे, अगर आपको मजा आए तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर सीट भरने में तो मजा आ गया। आपको ये सीट भरनी है सभी विद्यार्थियों को, चलो मेरे साथ सीट भरो।
चलो मेरे साथ सबको सीट भरनी है। मेरे साथ सबको सीट भरनी है, ठीक। 1 सेकंड रुक जाओ, बस इस सीट को और बढ़िया से बना दे, फिर मेरे साथ सबको सीट भरनी। चलो सीट भरना शुरू करते हैं। ठोस की बात अगर मैं करूं कि निश्चित आकार, निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का, तरल का या गैस का? ठीक है, तो आप बताओगे निश्चित आकार किसका होगा? जिसके कण एकदम पास पास होंगे, एकदम से जाके चिपक जाएगा, ना इधर उधर बहेगा नहीं, उसका आकार क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार क्या हो गया? निश्चित। अगर मैं बात करूं तरल का आकार निश्चित होगा क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में गैप है, तो ये इधर उधर बहता रहेगा, तो इसका क्या होगा? अनिश्चित। तरल का अनिश्चित होगा। तरल मतलब द्रव, तरल मतलब द्रव, जैसे कि पानी वगैरह, द्रव का इसका क्या होगा? अनिश्चित होगा। नहीं होगा सर। गैस का? नहीं सर, इसके जब पार्टिकलवा पास ही नहीं रहेंगे, दूर दूर उड़ते रहेंगे, तो इसका आकार कोई निश्चित होगा ही नहीं। इसका आकार क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। निश्चित आयतन की बात करें, आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या? स्थान घेरना। अब तुम बताओ ठोस क्या निश्चित स्थान घेरेगा? ठोस जो है, अगर कोई भी पदार्थ ठोस है तो ये कितना स्थान घेरेगा? क्या इसका स्थान घेरना मतलब आयतन इसका फिक्स है? ठोस की अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन का मतलब होता है स्थान का घेरना। अब जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वो ना इधर आ रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, ना उधर, एक दूसरे से चिपके हुए हैं एकदम। तो चिपक करके वो जो आकृति बना दिए, फिर वही आकृति रहेगी, वो फिक्स हो जाएगी, वो कभी भी बदलेगी नहीं। जैसे ये पेन है, इस पेन के कण इतना तेज एक दूसरे से चिपके हैं कि उनके बीच में स्थान ही नहीं है, गैप ही नहीं है। तो ये पेन आज अगर इस आकृति का है, लंबा लंबा डंडे जैसा, तो ये 50 साल तक रख दूंगा तो भी ऐसा डंडे जैसे रहेगा। यानी कि ठोस का जो आयतन है वो फिक्स है। ये जितना स्थान आज घेर रहा है, इतना ही स्थान 50 साल बाद भी घेरेगा। कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लो ये फनल है, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक। इस कोनिकल फ्लास्क में इसके कण कैसे हैं? ठोस अवस्था में बने हैं। अब इसको अगर मैं 150 साल रख दूं तो भी ये ऐसे ही रहेगा। क्या ये इससे ज्यादा स्थान घेर लेगा? नहीं घेरेगा। जैसे मान लो ये प्लास्टिक का, मान लो कोई ग्लास, मान लो कोई धातु है, वो कोई पदार्थ है। इस पदार्थ को जब मैं देखता हूं तो ये सख्त है, मतलब ये ठोस पदार्थ है। अब ये ठोस पदार्थ को अगर मैं 10 साल के लिए रख दूं तो क्या ये ज्यादा स्थान घेर लेगा? जितनी जगह अभी घेर रहा है उतनी जगह 10 साल बाद भी घेरेगा। मतलब इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसके आयतन की अगर मैं बात करूं, इसके आयतन की बात करूं तो ये फिक्स होगा, है ना। निश्चित आयतन, ठोस का निश्चित आयतन होगा। तरल यानी द्रव के आयतन के बारे में बताओ, क्या द्रव का आयतन निश्चित होगा? दिमाग लगा करके सोचो, होगा निश्चित? कैसे सर? अरे भाई मान लो तुम्हारे पास पानी दे दिया मैंने, तो पानी का क्या आकार फिक्स होगा? का पानी का आकार फिक्स होगा, मतलब सॉरी आकार कह रहा हूं, आयतन, आयतन फिक्स होगा। ये जितना स्थान आज घेर रहा है कल भी उतना घेरेगा? नहीं सर, इसका आयतन तो फिक्स नहीं है। इसको हम बाल्टी में भर दिए, बाल्टी जैसा हो जाता है। इसको सर अगर हम गिलास भर दिए तो गिलास जैसा आकार ले लेता है। गिलास कितनी जगह घेर लेता है? अगर इसको हम ड्रम में डाल दे तो ड्रम के बराबर जगह घेर लेता है। सर इसका फिक्स नहीं है, गधे हो तुम। फिक्स है, क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में बल कार्य कर रहा है, तो ये कण को छोड़कर जा ही नहीं सकता, ये चिपका रहेगा एक दूसरे से। और थोड़ा सा स्थान होने के कारण ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, ज्यादा स्थान घेर सकता है, लेकिन फिक्स स्थान ही घेरेगा। अर्थात अगर मैं तुमको 1 लीटर पानी दूं और तुमसे कहूं कि बाबू ये 1 लीटर पानी से तुम 70 गांव में पोछा लगा दो, तो क्या तुम 1 लीटर पानी से 70 गांव में पोछा लगा पाओगे? नहीं। आप 1 लीटर पानी से पोछा लगाने गए, ज्यादा से ज्यादा 10 गांव में पोछा लगा लिए। तो जो अगर दूसरा, अगर तुम्हें 1 लीटर पानी दूंगा कि लो बेटा फिर से 1 लीटर पानी लो, अब की बार जाओ 70 लगा के आओ, तो फिर 70 लगा के आओगे? नहीं सर, हम 70 गांव नहीं, हमें 10 गांव में ही हम पोछा लगा पाए। यानी कि फिक्स है,
1 लीटर पानी उतना ही स्थान घेर सकता है जितना 1 लीटर पानी द्वारा घेरा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं घेर सकता। ये गैस नहीं है कि कहीं भी चला जाएगा। भाई अगर तुमने कह दिया कि नहीं सर पानी का आयतन फिक्स नहीं है, तुमने कह दिया फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं, अगर किसी भी चीज का आयतन फिक्स नहीं है इसका मतलब वो कितनी जगह घेरेगा हमें नहीं पता। क्या ऐसा है? पानी कितनी भी जगह घेर सकता है। अगर तुमको 1 लीटर पानी दे दूं तो तुम इसको पूरा ब्रह्मांड कितना फैला सकते हो? नहीं फैला सकते। क्यों? एक निश्चित मतलब एक निश्चित स्थान तक ही वो फैल सकता है, उसका स्थान फिक्स है। 1 लीटर पानी से अगर 10 घर में पोंछा लगाओगे तो 10 घर में वो खत्म हो जाएगा, फिर 11वें घर में आप नहीं लगा सकते क्योंकि उससे ज्यादा वो जगह घेर ही नहीं सकता। तो पानी का आयतन फिक्स है। अगर दूसरा 1 लीटर पानी दूं तो भी तुम 10 घर में ही लगा पाओगे, अगर तीसरा 1 लीटर पानी दूं उससे भी 10 घर में लगा पाओगे, अगर मैं तुमको 50 लीटर पानी दूं तो भैया तुम 50 घर पे लगा पाओगे और ज्यादा घर पे लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि जितना पानी की मात्रा बढ़ाओगे उसका उतना आयतन बढ़ता चला जाएगा। अर्थात पानी कितना स्थान घेरेगा ये फिक्स है। 1 लीटर पानी से अगर तुम 10 घर में पोंछा लगा पाते हो तो तुम दूसरे 1 लीटर से भी 10 घर में ही लगा पाओगे। फिक्स का मतलब फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप पूरा ब्रह्मांड में लगा के चले आओगे। अर्थात पानी का भी आयतन क्या है? फिक्स है। गैस का सर आयतन फिक्स है क्या? गैस का आयतन फिक्स है क्या? नहीं सर, गैस का तो आयतन फिक्स नहीं है, क्योंकि गैस कितनी भी जगह घेर सकती है। हमने एक कोई गैस लेकर आए, यहां पे छोड़ दिए, वो पता नहीं ब्रह्मांड में कहां चली जाए, हमें कुछ नहीं पता। 1 लीटर गैस इस शहर में छोड़ दे, कहां उड़ के चली जाए हमें कुछ नहीं पता, वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है। तो इसका फिक्स नहीं है कि कितना स्थान घेरे। अगली बात करें, आकर्षण बल। किसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है? तो भैया ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है। कितना होता है? प्रबल। तरल में ठोस से कम, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम, है ना। जो ठोस के कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर अगर बात करूं तरल की, तो तरल में ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है क्योंकि स्थान पाया जाता है। गैस में नगण्य, नगण्य या ना के बराबर, ठीक है, नहीं होता। अब सारी बातें क्लियर हो गई। ठोस क्या है? ठोस वह है सर जिसका निश्चित आकार होता है। अगर ठोस आज इस कलम के आकार का मैं लिया हूं तो ये 50 साल बाद भी कलम के आकार का ही रहेगा। तरल की बात करूं तो तरल का आकार फिक्स नहीं है। मान लो पानी का कोई अगर आकार की बात कर दे कि पानी सर त्रिभुज के आकार का होता है, नहीं, हमने कभी पानी त्रिभुज के आकार का नहीं देखा। पानी गोलाकार होता है, नहीं, हमने कोई गोलाकार पानी नहीं देखा। अर्थात पानी को अगर आकार की बात करोगे तो पानी का कोई फिक्स आकार नहीं होता। पानी को तो तुम जिस बर्तन में भर दोगे वो उसी का आकार ले लेगा। तो पानी का कोई अपना आकार नहीं है, लेकिन ठोस का अपना आकार होता है। जैसे इस पेन का एक आकार है, इस माइक का एक आकार है, फिक्स आकार है, इससे चेंज नहीं होगा। लेकिन पानी ये भी मान लो गिलास में भरे थे, गिलास के जैसा था, लोटे में डाल दिए, लोटे जैसा हो गया। तो पानी का अपना कोई फिक्स आकार नहीं होता। गैस का भी कोई आकार नहीं होता। अगर आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन फिक्स होता है। जितना जगह अभी ये पेन घेर रहा है ये 5 साल बाद भी उतना घेरेगा, इससे ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। इसी तरह तरल का भी आकार आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब द्रव का, पानी का जो आयतन है वो फिक्स होता है। 1 लीटर पानी कितना स्थान घेरेगा ये फिक्स है। 1 लीटर पानी उतना ही स्थान घेरेगा जितना 1 लीटर पानी घेर सकता है, उससे ज्यादा आप उसको स्थान नहीं घेरवा सकते। तो ये भी फिक्स है। लेकिन गैस के केस में आयतन फिक्स नहीं होता। गैस के कुछ चंद अणु अगर हम ब्रह्मांड में छोड़ दें तो वो कहीं भी फैल कर जा सकते हैं। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस के कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। तरल की बात करें तो अंतरकणीय बल को ही आकर्षण बल कहते हैं। तरल में ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस में बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने सीख ली, यहां तक क्लियर हो गई। अब ध्यान से इस बात को समझो। अब इस एक नई बात को ध्यान से समझो।
नई बात क्या है सर, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। नई बात यह है कि गैसीय अवस्था में अंतरा अणुक बल अनुपस्थित होते हैं। गैसीय अवस्था में क्या है, अंतरा अणुक बल अनुपस्थित हैं तथा प्रत्येक अणु परमाणु स्वतंत्र भ्रमण करता है। और यही कारण है कि गैस के अणु देखो सब स्वतंत्र भ्रमण कर रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा भी स्थान नहीं है। ध्यान से देखना, सामान्य परिस्थितियों में अंतरा अणुक बल बहुत दुर्बल है। अगर तुम देखो ना, सामान्य जब भी गैस को देखो, गैस के बीच में रहेगा ही नहीं, अंतरा अणुक बल रहेगा ही नहीं, इसलिए गैस के अणु इधर उधर खूब विचरण कर लेते हैं। अब बात करें, जैसे जैसे इन बलों की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे पदार्थ क्रमशः द्रव और ठोस बनता है। मान लो इन जैसे गैस के अणु दूर दूर थे, सपोज दैट गैस के अणुओं को थोड़ा सा पास लाओ। जब पास ले आओगे तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, द्रव की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति, व्यवहार द्रव की भांति। जैसे वाष्प भाप होती है, तो भाप क्या है, गैस के फॉर्म में उड़ रही होती है, लेकिन उसी भाप को जब ठंडा कर लो तो किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। उस द्रव को अगर तुम और ठंडा कर लो, उसके कणों को और पास ले आओ, उसके कणों को एकदम चिपका दो, तो वो किस में बदल जाएगी, सॉलिड में बदल जाएगी, यानी द्रव में ठोस में बदल जाएगी, है ना। तो भाई अगर कण दूर दूर हैं तो गैस है, अगर उसको तुम थोड़ा सा पास ले आए तो द्रव बन गया, उसको चिपका दिए तो ठोस बन गया। ये किस पर निर्भर करता है, ठोस और द्रव और गैस, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो अंतरकणीय बल, जितना ज्यादा अंतरकणीय बल होगा उतना मजबूत ठोस बनेगा। अंतरकणीय बल बिल्कुल भी नहीं तो वो गैस रहेगा, अंतरकणीय बल ठोस के अपेक्षा कम रहेगा तो वो द्रव रहेगा। अब दूसरा तो पहले तो अंतरकणीय बल हो गया, दूसरा होता है टेम्परेचर, तापमान। अब मान लो हम ठोस को बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, गर्म करेंगे तो इसके अणु थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो गए तो यही ठोस बहने लगेगा। जैसे लोहे को तुम बहुत गर्म कर दो तो लोहा पिघल जाएगा, सोने को बहुत गर्म कर दो सोना पिघल जाएगा। पिघल के किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। अब इसको और गर्म कर दो तो इसके अणु और दूर दूर चले जाएं, जब और दूर दूर चले जाएंगे तो ये गैस बन जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ के रूप में पानी ले लो, तो बर्फ क्या है, बर्फ में अगर तुम गौर से देखोगे तो बर्फ ठोस अवस्था में होती है, ठोस के रूप में होती है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं। थोड़ा सा गर्म करो, बर्फ पिघल गई, पानी की तरह बन गई, थोड़ा सा और गर्म कर दोगे इसमें बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। तो तापीय ऊर्जा भी निर्भर करती है कि पदार्थ किस अवस्था में रह सकता है। टेम्परेचर बढ़ा करके घटा करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, कहने का मतलब ये। तो भाई हमने क्या किया, हमने काफी चीजें समझ ली। अब इस बात को कैसे लिखेंगे कि तापीय ऊर्जा वगैरह, तो ध्यान से देखो, अंतरकणीय बलों की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है पदार्थ ठोस अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर तुम गौर से देखो तो अंतरकणीय बल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, और जब एकदम बढ़ गया तो क्या हो गया, ठोस हो गया। तो अंतरकणीय बल जैसे जैसे बढ़ाओगे पदार्थ ठोस अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिससे घटक इकाइयों की स्थानांतरित गति रुक जाती है। अब अगर तुम गौर करो तो पहले इनके बीच में क्या था, इनके पार्टिकल दूर दूर थे तो ये खूब गति कर रहे थे, इधर उधर बह रहे थे, उड़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पास आए, लिक्विड के जैसे बने तो थोड़ा सा कम बहना शुरू हुआ इनका। लेकिन जब ये किस में बदल गए, सॉलिड ठोस में बदल गए, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं बह सकते, बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते, ये फिक्स हो जाते हैं। बस यहीं से अब इस बात को हम समाप्त करते हैं बाबू, है ना, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया इस बात को। अब आगे बात करते हैं। ताप ऊर्जा में वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब कण गति करना चाहेगा। जैसे आपके पास सॉलिड है, तुमने इसको गर्म किया तो इसके कण थोड़ा सा गति करे, मतलब थोड़ा सा उनके बीच में स्थान बन गया, गति करने लग गए। जैसे ही गति करे तो किस में बदल गए, लिक्विड में बदल गए, द्रव में बदल गए। इसको और गर्म किए तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और गैस में बदलेगा तो ये दूर दूर भागना शुरू कर देगा, इसकी गतिज ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर ये रुकेगा ही नहीं। तथा कण अधिक गतिशील होते हैं, जिससे पदार्थ द्रव या गैस अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ठोस द्रव बदलेगा, द्रव बाद में गैस में बदल जाएगा। जैसे जैसे अवस्था कम करोगे, मतलब ठंडा करोगे, ठंडा करने पर क्या होता है, अंतरकणीय बल बढ़ता है, तो पार्टिकल
या कण पास आते हैं, जैसे जैसे पास आएंगे तो गैस द्रव में बदलेगी, द्रव ठोस में बदल जाएगा। तो ये हमने परिवर्तन भी बता दिया, इसको कहते हैं अब भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक। अब हम आते हैं आगे की कहानी पे। तो हमने क्या सीखा, देखो आपको पढ़ने के लिए बहुत जगह से मिलेगा। आप जब जाओगे इधर उधर, तमाम हर जगह चैनल पे तमाम प्रकार के कंटेंट आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे। तमाम शिक्षक हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन हर शिक्षक में तुम्हें कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी। मैं चाहता तो सिंपल से आपको ये बता सकता था ठोस द्रव गैस क्या है, जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, वो ठोस है, जो नॉर्मल बताया जाता है। लेकिन वो जो बता देना है वो रट्टा मारना हो गया। फील करके पढ़ाई करना एक अलग प्रकार है। और जब आप फील करके कुछ भी चीज पढ़ते हो ना, तो यकीन मान लो वो रियल ज्ञान होता है। मैं चाहता हूं कि हर एक चीज फील करके पढ़ो। आज तुम ये कहीं भी खड़े होकर कह सकते हो कि ठोस द्रव गैस, इन तीनों अवस्था, ये भौतिक अवस्था क्यों होती है, ठोस सख्त क्यों होता है, द्रव तरल क्यों होता है, गैस के कण, गैस मतलब हमको उड़ती हुई गैस हमको दिखाई क्यों नहीं देती, उसके पार्टिकल उड़ते क्यों रहते हैं। ये सारी बहस अगर तुमसे कोई करने के लिए बैठ जाए तो तुम उनमें सबसे अलग पाओगे अगर 50 स्टूडेंट तुम्हारे कमरे में बैठे होंगे। क्योंकि तुम्हें अब ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये कणों के बीच में स्थान और अंतरकणीय बल का खेल है। ये डीपली जाके जब समझोगे ना, तब मजा आता है। अब हम चलते हैं, इन तीनों चीजों को तो हम पढ़ चुके, भौतिक वर्गीकरण तो हम कर चुके, पदार्थ का अब खत्म हो गया। अब बात करते हैं पदार्थ को अगर हम रासायनिक वर्गीकरण करें, पदार्थ को अगर हम रासायनिक भाग में बांटे तो ये क्या होगा। पदार्थ का जब हम रासायनिक वर्गीकरण किए बाबू, तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक तो शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, है ना, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा मिश्रण। एक हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया मिश्रण। ठीक है, दो भागों में बांट दिए। अब शुद्ध पदार्थ की आओ चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसका चर्चा करते हैं, शुद्ध पदार्थ का, है ना। तो भाई रासायनिक वर्गीकरण, आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे ना, यहाँ पर। अब आते हैं पदार्थ। अभी हम, अब तुम जैसा कहो ना, तुम कहो तो पदार्थ पे ही 10 घंटा पढ़ाएं, लेकिन नहीं, हमें वो सारी डिटेल में पढ़ना चाहिए जो हमारे आगे की पढ़ाई में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली हैं। तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक राइटिंग सही नहीं बनना, इसको थोड़ा और सुधारते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। अब जब हम पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे, पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले तुमको क्या बताया कि भाई साहब इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो पहला बांटा गया शुद्ध पदार्थ। किस में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ। पहला किस में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ। किसमें जी, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, दूसरा किस में बांटा गया, दूसरा बांटा गया मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, तो आपका पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हो गया आपका मिश्रण। दो भागों में बांटा गया। अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मैंने कहा शुद्ध पदार्थ तीन प्रकार के होते, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ये दोनों शुद्ध पदार्थ में आते हैं। कौन कौन से, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं। शुद्ध पदार्थ को भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला तत्व और यौगिक, ये शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक क्या है बाबू, शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक क्या हो गए, शुद्ध पदार्थ। अब बात यह है कि सर तत्व क्या है और यौगिक क्या है। अब समझो इस बात को, मजा आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तत्व क्या होता है और यह शुद्ध पदार्थ क्यों है। तत्व, तत्व क्या है, देखो, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु
तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे वो तत्व कहलाएंगे। जैसे उदाहरण समझना, जैसे सर, तो जैसे बाबू एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे तुमने H लिख दिया, हाइड्रोजन का परमाणु, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? तत्व। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गई, ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। क्या इस हाइड्रोजन में कोई और है? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है। अब तुम चाहे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लो, ऑक्सीजन के 2 परमाणु ले लो, क्लोरीन के 2 परमाणु ले लो, तुम चाहे सल्फर के 8 परमाणु ले लो, है ना? ये सब के सब क्या होंगे? शुद्ध होंगे और इनको तत्व कहा जाएगा। जैसे मान लो 1 हाइड्रोजन का परमाणु लो, चाहे 2 हाइड्रोजन का परमाणु लो, चाहे 3 हाइड्रोजन का परमाणु लो, अब इनको तुम चाहे H3 के रूप में लिख दो। एक बात बताओ, ये तीनों परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं ना? इसमें कोई दूसरा तो मिक्स नहीं है, किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु तो मिक्स नहीं है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका तत्व। क्या हो गया? तत्व। तो भैया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, है ना, आयरन, आपका लोहा है, जिंक है, ये सब क्या है? ये सब हो गए आपके तत्व। जैसे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 118 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, बशर्ते आपको क्या लेना है? एक ही प्रकार का लेना है। अब यौगिक में क्या होता है सर? यौगिक में क्या होता है? तो यौगिक में मेरे साथियों अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग यौगिक, समझना, अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित संघटन में आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ये आपका यौगिक कहलाता है। उदाहरण सर, उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण मेरे मित्र, जैसे H2O जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है? ये यौगिक हैं। अब आप सोचोगे तो सर ये शुद्ध कहाँ हुआ? आपने कहा ना कि भैया शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व और यौगिक। तत्व को तो चलो मान लिए कि शुद्ध है, तत्व को तो मान लिए कि हाइड्रोजन के तुम 2 परमाणु ले चाहे 10 परमाणु ले, लेकिन सभी हाइड्रोजन के ही हैं, दूसरे का नहीं है, तो ये तत्व हो गया, ये शुद्ध है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब अलग अलग हैं, ये सब शुद्ध हैं, ये तो मान लिए। लेकिन यौगिक में कहाँ शुद्ध रह गया? इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 ठो ऑक्सीजन है। अब आप कह रहे हैं कि सर ये शुद्ध पदार्थ में आता है यौगिक, कैसे? भाई साहब पहले ध्यान से पढ़ो। कह रहा है अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित संघटन में आपस में जुड़े होते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। अब तुम सोचो कि अगर मान लो मैं हाइड्रोजन 4 ले लूं, ऑक्सीजन 1 ले लूं और फिर कह दूं ये शुद्ध पदार्थ है, तो ये गलत। कह दूं ये यौगिक है तो गलत, यौगिक बनेगा ही नहीं। यौगिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु जरूर रहेंगे, लेकिन एक निश्चित संघटन में रहेंगे, तो ये शुद्ध पदार्थ में आता है। कैसे? जैसे तुमको अगर पानी बनाना है तो पानी आपका शुद्ध पदार्थ होता है, पानी आपका शुद्ध पदार्थ है। और पानी कब बनेगा? जब अलग अलग तत्वों के, जैसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु ही मिलाओगे, यानी 2:1 का अनुपात रखोगे फिक्स, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तब ही पानी बनेगा। अगर तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा कम ज्यादा कर दी तो पानी नहीं बनेगा। अब तुम पानी चाहे अपने नानी के यहाँ से लाओ, तुम पानी चाहे चंद्रमा से लेकर के आओ, तुम पानी चाहे ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आओ, तुम पानी चाहे तालाब से लाओ, तुम पानी चाहे नदी से लाओ, तुम पानी चाहे चापाकल से लाओ, तुम पानी कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन पानी का जो सूत्र होगा वो H2O यही होगा।
इसके अलावा पानी के सूत्र कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये शुद्ध पदार्थ में आता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु अवश्य हैं, लेकिन एक निश्चित संघटन है, एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे तब जाके यौगिक बनता है। अब पानी जो बन गया वो एकदम शुद्ध होता है। अब पानी में आप देखोगे तो ये पानी आपका शुद्ध पानी है, इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं है। और ये किससे मिलकर के बना है? विभिन्न प्रकार के तत्वों के निश्चित संगठन में, निश्चित अनुपात में जुड़ने के कारण बना है। इसलिए ये शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें अनुपात निश्चित हो गया। अगर अनुपात अनिश्चित कर दिए तो फिर बनेगा ही नहीं पानी। कोई भी, अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, नहीं तो यौगिक बनेगा ही नहीं। इसलिए यौगिक को क्या करते हैं? शुद्ध पदार्थ में रखते हैं। तो बताओ मित्रों, क्या ये बात समझ में आ गई? ये दोनों बातें समझ में आ गई? तत्व और यौगिक क्लियर, कंफर्म? जल्दी बताओ, तत्व और यौगिक कंफर्म बोलो। तो ये होता है शुद्ध पदार्थ, जिसमें आते हैं तत्व और यौगिक। और तत्व और यौगिक हमारे कंफर्म हो गए। सर तत्व वो हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, यौगिक वो हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात या निश्चित संगठन में होते हैं, वो आपका यौगिक हो जाता है। अब क्या बचा जो आपको समझाना है मुझे? अब वीडियो बहुत काफी बड़ा हो रहा है ना। हाँ, अब आओ, अब आ जाओ। तत्व और यौगिक हो गया। अब तत्व जो है बता रहा है कि 3 प्रकार के हो सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, है ना। तत्व कह रहा है 3 भागों में बांटे गए। अब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में देखो 118 से ज्यादा तत्व रखे हुए हैं। अब उन तत्वों को अगर आप तुम देखोगे ना, तो उन तत्वों में साथियों कुछ तत्व को धातु कह दिया गया, कुछ तत्व को अधातु कह दिया गया, कुछ तत्वों को उपधातु कह दिया गया। धातु, अधातु, उपधातु 3 भागों में तत्व को ही बांटा जाता है। वो आगे आप धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, सब बताएंगे। यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 प्रकार के हो गए। एक यौगिक ऐसे जो कार्बन से मिलकर बने हैं, जैसे CO2 कार्बन से मिलकर बना है ना, तो ये कह दिया गया कि एक ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने, जैसे CH4 मेथेन, ये कार्बन से मिलकर बना है, तो इसको कहेंगे कार्बनिक यौगिक। लेकिन एक यौगिक है H2O, पानी, पानी में कार्बन है नहीं है, तो इसको कहा जाएगा अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। समझ गए क्या? जल्दी बताओ, समझ गए क्या? जल्दी बताओ। हाँ, जैसे यौगिक हमारे पास क्या है? 2 भागों में बांटे गए। जैसे पानी में कार्बन है नहीं है, तो ये क्या है? अकार्बनिक। लेकिन CH4, CO2, CH4 देखो, इसमें देखो कार्बन है, हाँ सर कार्बन है, तो इसको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। तो इस तरह से इनको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, किसको? यौगिक को। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। ये जो तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा गया। जैसे आपका जिंक आपका धातु हो गया, क्लोरीन आपका अधातु हो गया, तो भैया इनको बांटा गया 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, जो कि आगे चल करके हम आपको बताएंगे। आप चिंता ना करें इनके गुणों के आधार पर। अच्छा, अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण को बाबू, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक समांगी, एक समांगी, समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण कौन होता है? और एक होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी कौन होता है और विसमांगी कौन होता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए। समांगी का मतलब होता है कि 2-3 चीजें हम मिक्स करें, 2-3 चीजें मिक्स करें, लेकिन वो एक ही पार्ट उसका दिखाई दे। नहीं समझे? ध्यान से समझना। समांगी का मतलब होता है दोस्तों, समांगी का मतलब होता है समान अंग, समान अंग वाला मिश्रण, समान अंग वाला मिश्रण, अंग वाला मिश्रण, मिश्रण। जैसे विलयन, जैसे विलयन, जैसे विलयन। कैसा विलयन? उदाहरण, उदाहरण से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। उदाहरण, जैसे चीनी प्लस पानी, इन दोनों को तुमने मिलाया, चीनी पानी को मिलाकर के तुमने क्या बनाया? शरबत बनाया, शरबत, है ना। मिश्रण का मतलब समझते हो ना? मिश्रण का मतलब क्या होता है? पहले मिश्रण का मतलब समझ लो। मिश्रण का मतलब होता है
दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देना, है ना, तो ये हो गया मिश्रण, ये तो अशुद्ध हो गया। पहले था कि मतलब जब पदार्थ को हम बांटे तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में आपको मिश्रण नहीं मिलेगा। दो प्रकार के हो गए तत्व यौगिक। मिश्रण में हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, जैसे हमने चीनी पानी मिला दिया, हमने नमक पानी मिला दिया, हमने जो है एल्कोहल और पानी, शराब और पानी मिला दिया। तो ये क्या है, दो अलग अलग पदार्थों को मिक्स कर लिए तो ये मिश्रण बन गया। अब मिश्रण दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। समांगी कौन है, जैसे चीनी पानी का मिला के हमने शरबत बनाया। अब शरबत में चीनी इतना घुल जाती है कि हम दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, बल्कि एक ही जैसा पूरा का पूरा विलयन दिखाई देता है। घोले हम दो चीज हैं, पानी में हमने क्या घोला है, चीनी घोला है, लेकिन शरबत हमें एक ही रंग का दिखाई देता है, शरबत एक में एक ही अंग दिखाई देता है, चीनी और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो इसको समांगी कहा जाता है। हम अब सोचो, दूसरा उदाहरण ले लो, मान लो तुमने चीनी ले लिया, एक अंग ये हो गया, दूसरा मिश्रण का अंग तुमने पानी ले लिया, तीसरा तुमने ले लिया नमक, तुमने नमक, चीनी, पानी तीनों चीजें मिक्स करके शरबत बना लिया, है ना, तीनों चीजें मिक्स करके। लेकिन क्या शरबत में तुम तीनों चीजें अलग अलग देख सकते हो, चीनी अलग, पानी अलग, नमक अलग, नहीं देख सकते। शरबत कैसा बन गया, समान अंग वाला बन गया। मिलाए तो हमने कई चीजें हैं, लेकिन वो एक ही अंग दिखाई दे रहा है, अलग अलग चीजें नहीं दिखाई दे रही। तो इसको क्या कहते हैं, समांगी। क्या कहते हैं, समांगी। जब हम कई चीजों को मिक्स करें लेकिन वो चीजें हमें अलग अलग ना दिखाई दें तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। वहीं पर अगर मैं विषमांगी की बात करूं, किसकी बात करूं, विषमांगी की। विषमांगी क्या होता है, विषमांगी, तो भैया विषमांगी का मतलब है जब मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, दिखाई दें। जैसे जैसे उदाहरण, जैसे तुमने पानी लिया प्लस बालू लिया, अब पानी में तुमने बालू डाल दिया, पानी में जब बालू डालोगे तो भैया पानी और बालू आपका अलग अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, बालू अलग दिखेगा, तो ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। लेकिन पानी में तुम चीनी डाल दिया, चीनी बढ़िया से घुल गई, अब एक ही चीज दिख रहा है, सिर्फ पानी, चीनी गायब हो गई, तो वो समांगी। लेकिन बालू डाल दिए, बालू अलग और पानी अलग, दोनों अलग अलग दिख रहा है, तो ये विषमांगी। इतना ही नहीं, अभी और भी है, पानी प्लस मिट्टी, तुमने पानी में मिट्टी डाली, तुम मिट्टी अलग देख रहे हो, पानी अलग देख रहे हो, मिट्टी जाके पेंदी में बैठ गई, पानी अलग है मिट्टी अलग है, तो ये कैसा है, विषमांगी। लेकिन तुम चीनी नमक कुछ भी पानी में डाले, वो उसी में घुल गया, तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा, गायब हो गया, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी। तो जब कई चीजों को मिलाने के बाद हमारा मिश्रण एक जैसा दिखे, अलग अलग चीजें उसमें ना दिखाई दे, अवयवों का संगठन एक जैसा हो जाए, एक ही कलर का दिखाई दे, कहीं से भी चखने पर एक ही जैसा स्वाद आए, तो उसको कहते हैं समांगी। तुमने चीनी पानी नमक घोल दिया, शरबत बना लिया, चाहे नीचे से चख रहे हो चाहे ऊपर से चख रहे हो, एक जैसा स्वाद आ रहा है। लेकिन तुमने मिट्टी घोल करके पानी में बना दिया, नीचे से जब चम्मच लगाए तो उसमें मिट्टी मिट्टी आ गई, ऊपर से लगाए पानी पानी, अलग अलग, तो उसको क्या कहेंगे, विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी ये दो प्रकार के आपके मिश्रण होते हैं। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और ये वाला टॉपिक अब लगभग समाप्ति की तरफ हो गया होगा, है ना। तो भैया समांगी और विषमांगी, आशा करता हूं कि द्रव्य का जो वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पार्ट में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या बाबू, रासायनिक संयोजन के नियम। सर इसे क्यों पढ़ते हैं, मतलब एक रसायन दूसरे रसायन से जुड़ते कैसे हैं। जैसे एल्कोहल को तुमने पानी में डाल दिया तो क्यों घुल गया, नमक को तुमने पानी में डाल दिया तो क्यों घुल गया, मतलब एक रसायन दूसरे रसायन से जुड़ता कैसे है, इसको कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम।
ठीक है। रासायनिक संयोजन की नियम में पहला नियम आता है, रासायनिक संयोजन के कुल 5 नियम बताए गए हैं। 5 प्रकार के रासायनिक संयोजन के नियम कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले की चर्चा करूं तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम, इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये आपका क्या हो गया? रासायनिक संयोजन का पहला नियम। अब देखो, इस नियम का प्रतिपादन, मतलब इस नियम को सबसे पहले जिन्होंने बनाया था, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ या फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लेवोसियर ने किया था। इस नियम के अनुसार, ये वही लेवोसियर हैं जिनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1774 में एक नियम बनाया। उस नियम को पदार्थ की अनस्वरता के नियम के नाम से जाना गया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अगर मान लो इस दुनिया में कोई भी पदार्थ उपलब्ध है तो ना तो तुम उसको नष्ट कर सकते हो और ना ही तुम एक नया पदार्थ बना सकते हो। पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। इसी को कहते हैं पदार्थ की अनस्वरता का नियम। अगर मान लो तुम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना भी रहे हो तो भी उसमें तुम किसी तीसरे नए पदार्थ का इजाद नहीं कर सकते और ना ही किसी पदार्थ को उसमें नष्ट कर सकते हो। अर्थात पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप कोई भी रासायनिक परिवर्तन करो, चाहे कोई भी भौतिक परिवर्तन करो, तुम ठोस को चाहे द्रव बनाओ, चाहे गैस बनाओ, तुम बर्फ को चाहे पानी बनाओ, चाहे तुम गैस बना दो, वाष्प बना दो, लेकिन तुम सोचो कि तुम पदार्थ को नष्ट कर दो तो पदार्थ को नष्ट नहीं कर पाओगे। ठोस पदार्थ के अणु पास पास रहेंगे, तुम उसको गर्म करके उसकी रासायनिक अवस्था तो बदल दिए, लेकिन फिर भी अभी उस ठोस के जो परमाणु थे वो हैं, भले ही इस समय वो द्रव के रूप में है। तो क्या हुआ? तुमने द्रव को और गर्म करके गैस बना दिया, वो पानी वाष्प में बदल गया, लेकिन वो पानी के जो परमाणु थे वो नष्ट नहीं हुए, वो अभी भी हैं। भले वो गैस के रूप में होकर के ब्रह्मांड में उड़ जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होंगे। तो ना तो तुम पदार्थ को नष्ट कर सकते हो और ना ही पदार्थ को बना सकते हो। ये पहला नियम था हमारे किनका? हमारे लेवोसियर भाई साहब का। तो साथियों, अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम पहले नियम का एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। तो आइए हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण दिखाते हैं। जैसे मान लो, सपोज दैट तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन का परमाणु था, मतलब हाइड्रोजन था, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन था। तुमने दोनों पदार्थ को मिक्स करके जल बनाया। क्या बनाया? जल बनाया। जब इस जल का तुमने निर्माण किया तो इस जल के निर्माण में एक बात बताओ, यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2 परमाणु थे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे? 2 परमाणु थे। लेकिन जब तुमने जल बनाया तो इधर तुम देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इधर 1 परमाणु है, इधर 2 परमाणु है, अर्थात 1 परमाणु इधर ऑक्सीजन का ज्यादा है। और जल तुमने जो बनाया है, इसमें इस जल को बनाने में तुम्हारे पास 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन काम में आए, लेकिन तुमने जब लिया था पदार्थ तो क्या लिया था? 2 परमाणु तुमने हाइड्रोजन के लिए थे, 2 ऑक्सीजन के लिए थे। तो ये जो 1 ऑक्सीजन का परमाणु एक्स्ट्रा है, तुम इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ये कहां जाएगा? तो इसको तुम
मैनेज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो जाएं। अब इधर आपके ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु 2 दूना 4 हो गए। अब यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। अब तुम हाइड्रोजन का परमाणु उत्पन्न भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 अणु लेने पड़ेंगे तुमको हाइड्रोजन के। अर्थात यहीं से समीकरण को संतुलित करने का नियम निकला। क्या निकला, समीकरण को संतुलित करने का नियम निकला। इस बात को समझो, ना तो तुम पदार्थ को नष्ट कर सकते हो, ना ही पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, पदार्थ को कम ज्यादा करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारे पास अब इधर 1 ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहां पे 1 ऑक्सीजन बढ़ गया तो तुम इसको नष्ट कर दो, नष्ट होगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ हाइड्रोजन जब 2 लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर हाइड्रोजन कम पड़ रहा था तो उत्पन्न कर लो, ना ना ना, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें 1 अणु और लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का। और यही है पदार्थीय अनुसरता का नियम। तो अभी इसको और डीप में समझते हैं, ठीक है दोस्तों।